इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज हम बात करने वाले हैं तुर्की की, वहां हो रही सियासत की और भारत पर पड़ने वाले इसके असर की। क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि एर्दोगान की सत्ता जाने वाली है या जा सकती है। पहले फेज का जो चुनाव हुआ उसमें इसके संकेत भी मिले, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के लिए जो जरूरी 50% वोट हासिल करने होते हैं, एर्दोगान वो वोट शेयर हासिल नहीं कर सके। इसलिए अब 28 मई को इस रेस में शामिल दोनों ही उम्मीदवारों के बीच फिर से वोटिंग होनी है। उसके बाद फैसला होगा कि इस बार तुर्की का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तुर्की के 64 मिलियन वोटर्स ने 14 मई को नए प्रेसिडेंट और नई पार्लियामेंट चुनने के लिए वोट डाले। राष्ट्रपति पद की रेस में मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगान, सीएचपी के हेड कमाल कलचादरलू और एटीए अलायंस के सेनैन ओगैन शामिल थे। चुनावी सर्वे और तुर्की की जनता का मूड पहले से ही बता रहा था कि इस बार कुछ नया होने वाला है। कई चुनावी सर्वे तो एर्दोगान की कुर्सी खिसकते हुए भी दिखा रहे थे। पहले चरण के चुनाव में एर्दोगान की कुर्सी खिसकी तो नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट की कुर्सी पर एक बार फिर वो बैठ नहीं सके। तुर्की में चुनाव के जो नियम है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को 50% वोट मिलने चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। एर्दोगान के सपोर्ट में वोट का कांटा 49.36% पर अटक गया। दूसरी तरफ एर्दोगान को कड़ी टक्कर देने वाले सीएचपी नेता कमाल, जो तुर्की के गांधी के नाम से भी मशहूर हैं, उन्हें 45% वोट आए, जबकि एटीए अलायंस के कैंडिडेट सेनैन ओगैन को 5.3% वोट आए। तो कुल मिलाकर कहें कि ये चुनाव फंस गया। सरकार बनाने के लिए 301 सांसदों की संख्या जुटानी होगी। पिछली बार के चुनाव में भी भले ही एर्दोगान राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन उनकी एके पार्टी बहुमत की संख्या तक नहीं पहुंच पाई थी। उसे 285 सीट्स मिली थी। एके पार्टी को एमएचपी के 48, बीबीपी का 1, जेपी का 1, लेबर एंड फ्रीडम अलायंस के 60 सदस्यों का साथ मिला था। तब एर्दोगान 334 सीटें जुटा पाए थे। एर्दोगान को पहली बार सत्ता जो मिली थी तुर्की की, वो 2003 में मिली थी और वो प्रधानमंत्री चुने गए थे। 2003 से लेकर 2014 तक वो इस पद पर बने रहे। 2014 में उन्होंने देश का संविधान ही बदल दिया। तुर्की में सत्ता और सरकार का केंद्र जो है वो प्रेसिडेंट को बना दिया। अब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन इस बीच उन्हें कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था। साल 2016 में सेना के कुछ फौजियों ने एर्दोगान के तख्ता पलट की कोशिश की, लेकिन एर्दोगान के समर्थक इसके खिलाफ सड़क पर आ गए। इस तख्ता पलट को ना तो आर्मी चीफ का साथ मिला, ना एयरफोर्स का। आखिरकार ये कू फेल हो गया। इसके बाद एर्दोगान ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। देखिए, एर्दोगान इसमें कामयाब भी हुए। पिछले 20 साल से तुर्की की सत्ता की कमान उन्हीं के हाथों में होना उनकी मजबूती को साबित भी करता है। पर इस बार के चुनाव में एर्दोगान की कमजोरी दिख रही है। यही नहीं, दुनिया के कई बड़े देश भी चाहते हैं कि एर्दोगान चुनाव हार जाएं, वो सत्ता में ना आए। इसमें अमेरिका है, इजराइल है, यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं और कहीं ना कहीं भारत की चाहत भी यही है कि एर्दोगान इस बार प्रेसिडेंट न बने। द यूरेशियन टाइम्स में 12 मई यानी तुर्की में पहले फेज के इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले छपी इस खबर को देखिए। हेडलाइन है, टर्की इलेक्शंस व्हाई इंडिया, इजराइल, यूएस एंड ईयू वुड बी होपिंग फॉर एंड ऑफ राइन ऑफ रिकैप तैयब एर्दोगान। यानी तुर्की के चुनाव में भारत, इजराइल, यूएस और ईयू क्यों एर्दोगान के शासनकाल का अंत चाहते हैं। आपके मन में सवाल उठेंगे कि ऐसा क्यों ये देश तुर्की में एर्दोगान के सत्ता से हटने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 20 सालों से तुर्की की सत्ता पर काबिज एर्दोगान एक तानाशाह की तरह मुल्क चला रहे हैं। तुर्की की जनता तो इसका खामियाजा भुगत ही रही है। दुनिया के कई देश भी एर्दोगान के रवैये से खासे परेशान हैं। दरअसल एर्दोगान पुराने उस्मानिया साम्राज्य को फिर से तैयार करने की सोच रखते हैं। 13वीं सदी में शुरू हुआ यह साम्राज्य पूर्वी यूरोप से लेकर ऑस्ट्रिया, हंगरी, ग्रीक, बाल्कान, इजराइल, फिलिस्तीन और मिस्र तक फैला था। 600 सालों तक राज करने के बाद यह और शक्तिशाली हो गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इसका प्रभाव उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया से अरब तक था। एर्दोगान की नीति भी कुछ ऐसी ही है। इस्तांबुल के वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम को मस्जिद में बदलकर एर्दोगान ने खुद को उस्मानिया सल्तनत का नया वारिस साबित करने की भी कोशिश की। 1500 साल पहले बनी हागिया सोफिया इमारत मूल रूप से कैथेड्रल चर्च थी। साल 1453 में उस्मानिया साम्राज्य ने इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया और इस चर्च को मस्जिद में बदल डाला था। साल 1934 में इसे म्यूजियम बनाया गया। 2020 तक यह तुर्की और मिडिल ईस्ट का इतिहास समेटने वाला वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम बना रहा।
फिर अचानक एर्दोगन ने इसे मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। 24 जुलाई 2020 को जब इसे मस्जिद बनाने के बाद पहली बार खोला गया तो खुद एर्दोगन ने यहां नमाज पढ़ी थी। तब यहां एर्दोगन के साथ साथ 35,000 लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे। बड़ा भव्य समारोह किया गया, लेकिन हागिया सोफिया में जो नमाज पढ़ी गई उसमें एर्दोगन की तरफ से एक ऐसा काम किया गया जिसने दुनिया भर को हैरान किया। यहां पर नमाज पढ़वाई गई तुर्की के रिलीजियस अफेयर्स डायरेक्टोरेट के हेड अली इबारस से। अली इबारस अपने हाथ में एक तलवार लिए हुए थे। यही नहीं, ठीक उनके ऊपर 2 हरे झंडे भी बनाए गए थे। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन जब लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, इस पर चर्चाएं शुरू की, तो पता चला कि ये तलवार और ये झंडे उस्मानिया साम्राज्य की निशानी हैं और ये जीत का प्रतीक हैं। इन्हें जानबूझकर एर्दोगन ने उस नमाज के दौरान पेश किया था। दुनिया के कई क्रिश्चियन देशों ने एर्दोगन के इस कदम को क्रिटिसाइज किया। पोप ने भी हागिया सोफिया को मस्जिद बनाने के फैसले पर दुख जताया था, लेकिन एर्दोगन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने विरोध के बाद भी एर्दोगन नहीं रुके। हागिया सोफिया को मस्जिद बनाने के 1 महीने के अंदर ही उन्होंने ऐतिहासिक कैरिये म्यूजियम को, जिसे चोरा चर्च के नाम से जाना जाता है, उसे भी मस्जिद में बदलने का ऐलान कर डाला। साफ था कि एर्दोगन उस्मानिया सल्तनत को वापस लाने का सपना देख रहे थे। इससे एर्दोगन का प्रो मुस्लिम और एंटी क्रिश्चियन चेहरा खुलकर सामने आ गया। तुर्की की सीमा 8 देशों से जुड़ी हुई है और लगभग सभी से उसका संघर्ष चल रहा है। तुर्की खुद को इलाके का सुपर पावर समझता है और दूसरे देशों के मामलों में भी टांगे अड़ाता फिरता है। तुर्की ने 80 के दशक में ही उत्तरी साइप्रस पर हमला कर उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। तुर्की सीरिया और इराक में कुर्दों के खिलाफ अक्सर हमले करता रहता है। लंबे समय तक एर्दोगन आईसिस के खतरे को अनदेखा करते रहे। उन पर आईएस के मौन समर्थन का भी आरोप लगता है। तुर्की में खुद एर्दोगन ने वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम को मस्जिद में बदल डाला, लेकिन वो जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद को लेकर अक्सर इजराइल को धमकाते रहते हैं। यहां तक कि सऊदी अरब से भी उसके रिश्ते ठीक नहीं हैं। अमेरिका भी एर्दोगन को पसंद नहीं करता है। तुर्की 1952 से ही नाटो का सदस्य है, लेकिन उसकी दोस्ती अमेरिका से ज्यादा रशिया से है। इस चुनाव में भी रूस पर एर्दोगन के समर्थन और विपक्षी पार्टियों को हराने के लिए दखल देने के आरोप लग रहे हैं। देखिए कितनी मजेदार जियोपॉलिटिक्स हो रही है। एर्दोगन को रूस का सपोर्ट है, रूस भारत का एक भरोसेमंद दोस्त है, लेकिन तुर्की भारत को दुश्मन समझता है। कश्मीर मामले पर तो वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा है, और यही नहीं, वो मुस्लिम ब्रदरहुड की नीति को भी बढ़ावा देता है। इसलिए तुर्की ने भारत की तुलना में हमेशा पाकिस्तान को तरजीह दी है, और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाइयों में मिलता है। 18 अगस्त 2020 को छपी बीबीसी की इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ के सबूत दिए गए हैं। चाहे 1965 की लड़ाई हो या फिर 1971 की बांग्लादेश वाली लड़ाई, दोनों ही लड़ाइयों में तुर्की ने पाकिस्तान की सैन्य मदद की, पाकिस्तानी सेना को हथियार और जरूरी सामान दिए। यानी भारत के खिलाफ जंग में तुर्की ने पाकिस्तान को मजबूत करने का काम किया। हालांकि बीच में तुर्की और भारत के रिश्तों में सुधार भी आया। 2021 तक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी, लेकिन फिर दौर आया एर्दोगन का। साल 2002 में तुर्की में सत्ता बदली, इस्लामिक पार्टी ने चुनाव जीतकर सत्ता पर कब्जा किया। एर्दोगन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक नेता साबित करना चाहते थे। मुस्लिम ब्रदरहुड की नीति की वजह से वो इंटरनेशनल फोरम में कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का साथ देने लगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन एर्दोगन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया जो कश्मीर में टेररिज्म को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता। भारत ने जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तब एर्दोगन ने पूर्वी सीरिया से अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की तैयारी कर ली थी। कुर्दिश न्यूज़पेपर एएनएफ न्यूज ने 3 दिसंबर 2020 को यह खबर छापी थी। पढ़िए क्या लिखा था इसमें। टर्की रेडी टू सेंड मर्सनरीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट सीरिया टू कश्मीर। यानी तुर्की नॉर्थ ईस्ट सीरिया के भाड़े के लड़ाकों को कश्मीर भेजने के लिए तैयार है। ग्रीस के न्यूज़पेपर पेंटापोस्गैमा ने भी इसी दिन यानी 3 दिसंबर 2020 को एर्दोगन और इमरान खान की तस्वीर के साथ यह खबर छापी थी। इसका टाइटल था एर्दोगन भाड़े के लड़ाकों को कश्मीर भेजेंगे। ठीक ऐसी ही खबर 24 नवंबर 2022 को नॉर्डिक मॉनिटर ने भी छापी थी। जरा सोचिए, कश्मीर का तुर्की से क्या वास्ता, कहां तुर्की कहां कश्मीर। लेकिन भारत के लिए एर्दोगन के मन में इतनी नफरत थी कि वो सीरिया भेजे गए लड़ाकों को पाकिस्तान के प्यार में कश्मीर भेजने वाले थे। ये एक तरह से भारत के खिलाफ जंग का ऐलान ही था। एर्दोगन की वजह से तुर्की की जनता भी भारत को अपना दुश्मन मानती रही, लेकिन भारत के लिए दोस्ती और दुश्मनी से बड़ी चीज है इंसानियत, मानवता, जो उसने तुर्की में फरवरी 2023 में आए
भूकंप के बाद साबित भी कर दी। जब फरवरी 2023 में तुर्की और मिडिल ईस्ट के कई देशों में भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई तो भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आने वाले देशों में शामिल था। भारत ने फौरन ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत कर दी। तुर्की को मानवीय आधार पर मदद के तौर पर अनाज, गाड़ियां, मेडिकल किट, कंबल, कपड़े, जूते जैसे सामान भेजे, बल्कि राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और आर्मी की टीम भी भेजी। एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला तो आर्मी के डॉक्टरों ने हजारों घायल तुर्की वालों का इलाज किया। भारत के इस कदम ने तुर्की वालों का दिल जीत लिया। God bless you, Indian Thank you very people. much. Thank you very much, all the Indians. We don't have any hospital, any medicine. Thank you for this thing. I felt really alone, but when they come here, I felt they secure again. Thank you so much for your support. तुर्की के लोगों ने भारत से गई टीम पर खूब प्यार लुटाया, मदद के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तुर्की के एयरपोर्ट पर हिंदी में लिखा यह मैसेज भी खूब वायरल हुआ था। लिखा था, इस मुश्किल समय में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। तुर्की के लोगों के दिलों में भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर की पुष्टि के लिए हम आपको एक भारतीय विष्णु शंकर सेन की बात सुनवाते हैं। विष्णु शंकर सेन भोपाल से यूरोप टूर पर गए थे। उनका प्लेन भारत लौटते वक्त इस्तांबुल में रुका था। विष्णु चाय पीने के लिए एयरपोर्ट कहीं एक टी स्टॉल गए तो क्या हुआ उनके साथ, जरा सुनिए। अभी मैं तुर्की गया था। तुर्की में जो भारत की इज्जत, जो मोदी की इज्जत देखी, जो वहाँ नज़ारा देखा, मेरे को वहाँ चाय पीने के लिए मेरे पास वहाँ के लोकल रुपए तुर्की के नहीं थे, वहाँ की करेंसी नहीं थी तुर्की की। मेरे पे 100 यूरो था और 500 का नोट था। पर जब मैंने 500 का नोट दिखाया वहाँ दुकानदार को तो वो छूटते ही बोला, ओह मोदी। फिर उसने मुझे चाय भी दी, ब्रेड भी दी और पानी की बोतल भी दी और उसने कोई चार्ज लेने से मना कर दिया। तुर्की में जो इज्जत मोदी की और अपने हिंदुस्तान की देखी है वो और कहीं नहीं देखी। देखा आपने, तुर्की का जो दुकान वाला विष्णु शंकर को बिना चेंज पैसे के चाय तक देने के लिए तैयार नहीं था। उसे जैसे ही पता चला कि विष्णु इंडियन है, उसने ना केवल उन्हें चाय पिलाई बल्कि पैसे भी नहीं लिए। यह है भूकंप के बाद भारत की भेजी मदद का असर। ऑपरेशन दोस्त ने भारत को तुर्की वालों का दोस्त बना दिया। लेकिन अफसोस भी हुआ कि इतनी मदद के बाद भी तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन का रवैया नहीं बदला। भूकंप और राहत अभियान को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एर्दोगन ने भारत को धोखा दे दिया। जिस दोस्त ने उन्हें मुसीबत के समय सबसे ज्यादा मदद की, उस भारत दोस्त के पीठ में खंजर घोंपा। मार्च में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में तुर्की ने फिर कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया। भारत के लिए ये एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने एक बार फिर अपना बड़ा दिल दिखाया। When you send somebody an earthquake, you send a team for earthquake, or our own children or citizens are stuck. You don't do it because you want gratitude. You do it because it's your responsibility. How they react, how another country reacts, the world will judge them. But I should not say I'm doing it because, in return he will say nice things about me. That's not the reason I went there. I went there because people were dying and we had the capability of saving lives. And this is something today which is part of our tradition, that India has always helped the world when the world is in distress. भारत की बात छोड़िए, खुद तुर्की की जनता भी एर्दोगन से पिछले कुछ वक्त से परेशान चल रही है। चुनाव से पहले हुए सर्वे में यह बात निकल कर आई भी थी और पहले फेज के चुनाव के बाद जो नतीजा आया वो भी ये बता रहा था कि एर्दोगन के लिए राह आसान नहीं है। उनके सामने जो शख्स चुनाव लड़ रहा है उसकी लोकप्रियता भी काफी है। एर्दोगन को वो कड़ी चुनौती दे रहे हैं। 74 साल के कमाल कलचादरलू को तुर्की का गांधी कहा जाता है। शांत स्वभाव वाले कमाल सत्य और अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। वो महात्मा गांधी की तरह गोल फ्रेम का चश्मा पहनते हैं। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से प्रेरित होकर उन्होंने साल 2017 में राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ 450 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा भी की थी। तुर्की के लाखों लोग कमाल की इस पदयात्रा में उनके साथ शामिल हुए थे। लिबरल विचारधारा वाले कमाल रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये वही पार्टी है जिसकी स्थापना आधुनिक तुर्की के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने की थी। कमाल एक अर्थशास्त्री हैं और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट भी हैं। तुर्की के साल 2019 के मेयर चुनाव में भी 2023 में एक बड़ा बदलाव की तरफ इशारा हुआ था। 2019 के चुनाव में राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी इस्तांबुल और इजमीर के साथ साथ राजधानी अंकारा की सीट भी हार गई थी।
देश के कई बड़े शहरों में एर्दोगन को शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें इस्तांबुल में लगा था। तुर्की की सियासत में एक पुरानी कहावत है, हु विंस इस्तांबुल विंस तुर्की, यानी जो इस्तांबुल जीतेगा वही तुर्की जीतेगा। खुद एर्दोगन 2019 में इस कहावत को चुनावी रैलियों में कहा करते थे, लेकिन वह इस्तांबुल हार गए। न केवल इस्तांबुल बल्कि अंकारा और इजमिर भी हारे। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुर्की की जनता एर्दोगन के शासन से नाराज हो गई। ऐसा क्या हुआ कि तुर्की को मुस्लिम देशों का सरपरस्त बनाने का ख्वाब देख रहे एर्दोगन को इस बार चुनाव में इतनी टफ फाइट मिल रही है। इसकी कई वजहें हैं और इनमें सबसे बड़ी वजह है इकोनॉमी। तुर्की के लोग पिछले कई सालों से संकट में घिरे हुए हैं। भले ही एर्दोगन कुछ भी दावा करें, लेकिन देश की जनता की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। 8.5 करोड़ की आबादी वाला यह देश दुनिया में 19वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां की इकोनॉमी लगातार बिगड़ती जा रही है। 16 जनवरी 2023 को द इकोनॉमिस्ट में छपी इस रिपोर्ट को देखिए। हेडिंग है, द टर्किश इकोनॉमी इज इन प्रेसिंग नीड ऑफ रिफॉर्म एंड रिपेयर, यानी तुर्की की इकोनॉमी को फौरन सुधार और मरम्मत की जरूरत है। इस हेडिंग से आप समझ सकते हैं कि तुर्की की अर्थव्यवस्था किस नाजुक दौर से गुजर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले केवल 1 साल के दौरान तुर्की में इन्फ्लेशन रेट यानी मुद्रास्फीति की दर 2 गुनी हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि तुर्की में महंगाई भी तेजी से बढ़ गई। अब मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की 20 जुलाई 2022 को छपी इस रिपोर्ट को देखिए। यह रिपोर्ट कहती है, एक तरफ तुर्की की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है तो दूसरी तरफ एक गंभीर मुद्रा संकट बढ़ता जा रहा है। लेकिन तुर्की का यह आर्थिक संकट 1-2 सालों का नहीं है। यह एर्दोगन की शुरू से चली आ रही गलत नीतियों का असर है। साल 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी झेल रही थी, तब अमेरिका और कई बड़े देशों के बैंकों ने अपनी ब्याज दरें घटा दी थी। तुर्की की कंपनियों ने तब कई यूरोपियन बैंकों से मोटा कर्ज ले लिया। उस समय लगा कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, लेकिन 10 साल बाद यानी साल 2018 तक तुर्की की अर्थव्यवस्था में विदेशी कर्ज 70% तक पहुंच गया। स्पेन के बैंक ने तुर्की को 83 अरब डॉलर, फ्रांस के बैंक ने 38.4 अरब डॉलर, इटली ने 17 अरब डॉलर और जापान ने 14 अरब डॉलर का कर्ज दिया। ब्रिटेन से तुर्की को 19 अरब डॉलर मिले, जबकि अमेरिकी बैंकों ने 18 अरब डॉलर तुर्की में लगाए। और रही सही कसर पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती ने पूरी कर दी। पाकिस्तान तो किसी तरह FATF की लिस्ट से बाहर निकल गया, लेकिन तुर्की को उसने वहां फंसा दिया। तुर्की साल 2018 से पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से बाहर निकालने की वकालत कर रहा था, पर साल 2021 में वो खुद इसका शिकार बन गया। आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से इसे FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और एर्दोगन के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में जाना जनता में नाराजगी की एक और वजह बन गया। FATF की ग्रे लिस्ट में डाले जाने से तुर्की की अर्थव्यवस्था पर तगड़ा असर पड़ा। इन सब वजहों का असर यह हुआ कि तुर्की की करेंसी लीरा धड़ाम हो गई। आज $1 की कीमत करीब 20 लीरा तक पहुंच चुकी है। 2021 में लीरा की कीमत 40% डाउन हो गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि तुर्की में इन्फ्लेशन का रेट आसमान छूने लगा। नवंबर 2018 में तुर्की के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट में कटौती कर और आत्मघाती कदम उठा लिया। मैक्रो ट्रेंड्स की वर्ल्ड बैंक के हवाले से छापी गई रिपोर्ट बताती है कि साल 2018 में तुर्की में इन्फ्लेशन रेट 16.33% था। 2019 और 2020 में कम हुआ, लेकिन 2021 में यह फिर आसमान छूने लगा। 2021 में तुर्की में इन्फ्लेशन रेट 19.60% था। 2022 में यह रेट बढ़कर 72.31% हो गया। अक्टूबर 2022 में यह 85% पर पहुंच गया और इस साल यानी साल 2023 में यह 50% के आसपास बना हुआ है। बढ़ती महंगाई ने तुर्की वालों की जिंदगी मुहाल कर दी। रोजमर्रा के सामान की कीमत आसमान छूने लगी है। हाउस लोन और कार लोन को चुकाना मुश्किल हो गया है। रही सही कसर बेरोजगारी ने निकाल दी। तुर्की में पिछले काफी समय से बेरोजगारी की दर 9 से 10% के बीच बनी हुई है। इससे आर्थिक के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी तुर्की के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्हीं सारी वजहों से लग रहा है कि एर्दोगन का प्रेसिडेंट बन पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि पहले फेज के इलेक्शन में कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो 50% वोट नहीं पा पाए, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं थे। मतलब बहुत कुछ पॉइंट्स में था, मार्जिन बेहद कम था। हालांकि एर्दोगन का प्रेसिडेंट न बनना भारत के हक में है। कश्मीर मसले को छोड़ दें तो तुर्की के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते भी हैं। कई भारतीय कंपनियों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट की है। तो अगर एर्दोगन की जगह कमाल प्रेसिडेंट बनते हैं तो हो सकता है कि कारोबारी संबंध न सिर्फ और ज्यादा अच्छे हों, बल्कि कश्मीर मुद्दे पर भी थोड़ा सा तुर्की के रुख में नरमी आ सकती है।
इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड हुआ। भारत ने इस दौरान 4095 कमोडिटी का एक्सपोर्ट किया, जिसमें मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल के अलावा लोहा और स्टील भी शामिल है, जबकि भारत ने तुर्की से क्रूड ऑयल, मशीनरी, मोती, कीमती पत्थरों के अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर भी इंपोर्ट किए। भारत की 150 से ज्यादा कंपनियां तुर्की में बिजनेस कर रही हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस इस्पात, आदित्य बिरला ग्रुप, जैन इरिगेशन, विप्रो और डाबर जैसी कई कंपनियों की तुर्की के मार्केट में अच्छी खासी पकड़ है। देखिए, इस कारोबारी रिश्ते का और बढ़ना दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुर्की में एक ऐसी सरकार जो मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंडे से बाहर निकले वो बने। एक ऐसी सरकार होनी चाहिए वहां पर जो पाकिस्तान जैसे आतंकवाद परस्त देशों का साथ छोड़े। तभी ना केवल तुर्की के लोगों का भला हो सकता है, बल्कि तुर्की के दूसरे देशों के साथ रिश्ते भी सुधर जाएंगे। और अगर एर्दोगन एक बार फिर जीत गए तो तुर्की के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे प्रार्थना है भाई कि डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे द्वारा जो अपलोड किए गए वीडियो हैं, नए वीडियोस हैं, उनकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं।